कहा जाता है गरीब और अमीर के बीच भेदभाव सदियों से चलता आ रहा है और ऐसी ही कहानी है शीतल की। शीतल की मालकिन भी और अमीरों की तरह ही थी। आइए इसका पता लगाते हैं। शीतल बहुत ही गरीब औरत थी। वो लोगों के घरों पर काम करके अपना और अपनी बेटी का गुजारा किया करती। ऐसे ही एक दिन शीतल की बेटी रीता कहती है, माँ बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो अब जल्दी से। हाँ हाँ अभी देती हूँ। इतना बोलकर शीतल अब अपनी बेटी रीता के लिए कुछ खाने के लिए लेने किचन में जाती है, लेकिन उसको खाने को कुछ नहीं दिखाई देता। ये सब देखकर शीतल उदास होकर खुद से कहती है, हे भगवान, यहाँ मेरे किचन में कुछ खाने को नहीं है। अब मैं मेरी बच्ची को क्या खिलाऊंगी। शीतल खुद से ये बातें करते हुए परेशान हो रही थी कि तभी वहाँ पर रीता आ जाती है और अपनी माँ को कहती है, माँ क्या हुआ? आप मुझे खाने को कुछ क्यों नहीं देती हो? क्या घर में कुछ भी खाने को नहीं है? नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। अरे भले एक माँ अपनी बेटी के लिए ऐसे कैसे कुछ नहीं रखेगी। तो माँ दो ना, मुझे सच में बहुत ज्यादा भूख लगी है। पर मैं सोच रही थी कि आज मैं तुझे अपनी मालकिन के घर लेके जाऊँ, तू वहाँ जी भर के खा लेना। क्या सच में? आज हम मालकिन के घर पर खाएंगे? हाँ बेटा। वहाँ तो बहुत अच्छा खाना होगा ना? बेचारी को ना चाहते हुए भी अपनी बेटी को अपने साथ अपने काम पर ले जाना पड़ता है। और जब शीतल अपनी मालकिन के घर अपनी बेटी को लाती है, तब उसके मालकिन रीता को ऊपर से नीचे तक देखकर अकड़ते हुए कहती है, अरे शीतल, कौन से भिखारन को अपने साथ लेकर आ गई हो? वो दरअसल मालकिन ये मेरी बेटी है। आज इसकी छुट्टी है तो इसलिए मैं इसे अपने साथ ही काम पर ले आए। लेकिन मालकिन आप चिंता मत कीजिए, ये कोई शैतानी नहीं करेगी। अब ये हमेशा मेरे साथ ही रहेगी। कोई शैतानी ना ही करे तो ज्यादा अच्छा होगा। इतना कहकर संध्या वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद शीतल अपनी बेटी को हॉल में बैठाकर काम करने रसोई में जाती है। गर्मी ज्यादा थी। हॉल में ना तो एसी चल रहा था और ना ही कोई पंखा, इसीलिए रीता को बहुत गर्मी लगने लगती है। गर्मी की वजह से अब रीता अपनी माँ के पास जाकर कहती है, माँ बाहर कितनी गर्मी है, इससे तो अच्छा होता कि मैं अपने ही घर पर रहती। बेटा तुझे भूख लगी थी ना, इसलिए मैं तुझे यहाँ पर लाई हूँ। तो माँ कब मिलेगा मुझे कुछ खाने को? मिलेगा, लेकिन ये मिल्क शेक पहले तुम मालकिन को दे आ। ठीक है माँ। रीता अब अपनी मालकिन के लिए मिल्क शेक लेकर कमरे में जाती है और जैसे ही वो दरवाजा खोलती है वैसे ही उसे एसी की ठंडी हवा लगती है। अब ऐसी ही ठंडी हवा लगने पर रीता कुछ देर के लिए मालकिन के कमरे में ही खड़ी हो जाती है। ये देखकर संध्या को बहुत गुस्सा आता है और संध्या गुस्से में कहती है, क्या रे, यहाँ पर क्या कर रही है तू? वो मालकिन यहाँ पर एसी की अच्छी और ठंडी हवा आ रही थी, इसलिए मैं यहाँ थोड़ी देर के लिए बैठ गई। आहा, बढ़िया ही एसी की हवा खाने वाली, तेरी औकात है। हाँ, संध्या के कमरे से चिल्लाने की आवाज सुनते ही शीतल दौड़ते हुए उसके कमरे में आती है और अपनी मालकिन से पूछती है, मालकिन क्या हुआ? कोई गलती हो गई क्या मेरी बेटी से? तुम गरीबों को जितनी छूट दो तुम लोग उतना ही सर पे नाचते हो। मालकिन क्या हुआ? अरे अपनी बेटी से पूछ। रीता क्या हुआ, सच बताना। अपनी माँ के पूछने पर रीता सब कुछ बताती है। जिसके बाद शीतल अपनी मालकिन से माफी मांगकर अपनी बेटी को अपने साथ किचन में ले जाती है और उसे समझाते हुए कहती है, बेटा आगे से ऐसा कुछ भी मत करना जिससे तुम्हारी माँ को सुनना पड़े। ठीक है माँ, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया था। हम गरीबों की किस्मत इतनी खराब क्यों है? मैं जानती हूँ मेरी बच्ची, लेकिन तू भी समझ, ये बड़े लोग हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। रीता कुछ नहीं बोलती और शाम होते ही वो चुपचाप अपने घर चली जाती है। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं और दिन से महीने, महीनों से साल बीतने लगते हैं। रीता अब बड़ी हो गई थी, साथ ही शीतल की उम्र भी अब ढलने लगी थी। एक दिन फिर शीतल के साथ रीता अपनी मालकिन के घर जाती है, जहाँ काम करते करते शीतल की तबीयत काफी खराब हो जाती है। ये देखकर रीता फ्रिज में से ठंडा पानी निकालकर अपनी माँ को पीने के लिए देती है और जब रीता अपनी माँ को ठंडा पानी पिला रही थी कि तभी उसकी मालकिन वहाँ आती है और ठंडा पानी देखकर बौखला जाती है और गुस्से में एक बार फिर रीता से बोलती है, लेकिन इस बार वो रीता को पता नहीं चलने देती कि वो उससे गुस्से में बात कर रही है। रीता, मतलब तुम भिखारियों ने कसम खा रखी है कि जब तक हम अमीरों का सामान इस्तेमाल नहीं करोगे तब तक तुमको कुछ भी हजम नहीं होगा, है ना? अरे तुम लोगों को पैसों का मोल कहाँ पता है।
तुम्हें तो बस पैसे मिल जाने चाहिए, भिखारी कहीं के। मुझे माफ करना, लेकिन मेरी माँ की हालत खराब हो रही है, इसलिए मुझे आपका पानी इस्तेमाल करना पड़ा। मालकिन, हमें माफ करना। तुम लोगों ने वो कहावत तो सुनी होगी, छछूंदर के सर पर चमेली। ठीक वही हाल है तुम लोगों का। खाने को कुछ नहीं है और दिखाने को इतना सारा दिखाते हो। संध्या की बात सुनकर रीता गुस्से में कहती है, बस करो, मेरी माँ जैसी भी है, हम चाहे कितने भी गरीब क्यों ना हो, लेकिन मेरी माँ ने मुझे अच्छी परवरिश दी है और आज इसलिए मैं चुप हूँ। मेरी माँ ने मुझे पाला पोसा है, खुद भूखा रहकर मुझे खुद खिलाया है, मेरी पढ़ाई पूरी करवाई। लेकिन बस कुछ समय की बात है, जब मैं एक डॉक्टर बन गई तब मैं आपको हम गरीब की औकात बताऊंगी। इतना बोलकर वो अपनी माँ को वहाँ से ले जाती है और जब वो अपनी माँ को घर लाती है तब वो अपनी माँ से कहती है, माँ, इतना सुनने के बाद भी आप उनकी सेवा कैसे कर सकती हैं? बेटा, उनके पास हमारे सिवा कोई नहीं है, हमें उनका ख्याल रखना होगा। माँ, क्या हम गरीबों की किस्मत में यही गरीबी लिखी है क्या? नहीं बेटा, हम लोग भी बहुत किस्मत वाले हैं। मुझे तो नहीं लगता। वो दोनों आपस में बातें कर ही रही थी कि तभी रीता के घर पर एक कुरियर आता है। रीता उस कुरियर को खोलती है जिसमें उसकी डॉक्टर की डिग्री थी। ये देखकर रीता खुशी से झूमने लगती है और अपने साथ साथ अपनी माँ को भी डांस करवाती है। ये देखकर शीतल रीता से कहती है, अरे क्या हुआ, तू इतना क्यों नाच रही है? माँ, 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 देखो तुम्हारी बेटी आज डॉक्टर बन गई। क्या सच में? ये खबर मालकिन को देनी होगी। हाँ हाँ, चलो आज उनका मुंह बंद करवाना ही पड़ेगा और उनको ये जवाब देना पड़ेगा कि छुछुंदर के सर पर चमेली होती है, कि छुछुंदर मेहनत करता है तो वह चमेली का तेल लगाने के लायक भी हो जाता है। इतना कहकर रीता और शीतल दोनों ही संध्या के घर जाते हैं, जहाँ शीतल और रीता संध्या को जमीन पर गिरा हुआ देखते हैं। तो उसे देखकर शीतल कहती है, रीता, मालकिन को उठाकर जल्दी से हॉस्पिटल लेकर चल। लेकिन माँ, जिसने हम लोगों को इतना दुख दिया है, आप उन्हें कैसे बचाने की बात कर सकती हो? बस कर रीता, आज तो जो कुछ भी है मालकिन की वजह से ही है, समझी? क्या मतलब, मालकिन की वजह से? अब समय नहीं है, इन्हें हॉस्पिटल ले चल। ये सुनने के बाद रीता चुपचाप संध्या को हॉस्पिटल ले जाती है और खुद उसका इलाज करती है। अब संध्या खतरे से बाहर थी, इसीलिए रीता अपनी माँ के पास जाती है और अपनी माँ से कहती है, माँ बताओ सच क्या है और आप क्या बोल रही थी? तुझे सच जानना है ना, तो सुन। जब तेरी छुट्टी पड़ी थी तब तुझे आगे पढ़ाने के मेरे पास पैसे नहीं थे और इसलिए मैं परेशान होकर बैठी थी। अरे शीतल, क्या हुआ? तू इतनी परेशान क्यों है? मालकिन, मेरे पास पैसे नहीं है, इसलिए मैं रीता को अब आगे और नहीं पढ़ा पाऊंगी। शीतल, मेरा कोई अपना नहीं है। मैं मानती हूँ कि मैं बहुत ही खड़ूस हूँ, लेकिन मेरी कोई औलाद नहीं है और औलाद ना होने का दुख क्या होता है ये मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। और रीता मेरी बेटी जैसी है और इसलिए अब मैं उसको पढ़ाऊंगी और तू मुझे रोकना मत। मैं इसको कभी भी प्यार नहीं करूंगी, हमेशा इसको नीचा दिखाऊंगी ताकि ये आगे बढ़े। ठीक है मालकिन, ये है सच्चाई। हे भगवान, मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। जिसने मेरे लिए इतना सब कुछ किया, मैंने उसे ही कुछ नहीं समझा। रीता अब संध्या के होश में आने का इंतजार करती है। कुछ समय बाद संध्या होश में आती है, जिसे देखकर रीता दौड़ती हुई संध्या के पास जाती है और संध्या से कहती है, मालकिन मुझे माफ कर दो, मैंने ना जाने आपके लिए कितना बुरा सोचा, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि आप मेरे लिए इतना कुछ सोचती है। अगर मुझे ये सब पता होता तो शायद मैं आपसे कभी बदतमीजी नहीं करती। अगर मेरी माँ शीतल देव की है तो आप भी मेरी माँ यशोदा है, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे जिंदगी दी है, लेकिन मेरा पालन पोषण तो आपने ही किया है ना। अरे मेरी बच्ची, तू इतना परेशान क्यों हो रही है? अरे मेरे जाने के बाद मेरा सब कुछ तेरा ही तो है और सबसे बड़ी बात तो ये है कि तू एक डॉक्टर बन चुकी है। मेरी अपनी औलाद नहीं है, लेकिन मैंने तुझे अपनी औलाद से कम नहीं माना, क्योंकि अगर मैंने तुझे शुरुआत में ही प्यार दे दिया होता तो शायद तू मेरे लाड प्यार से बिगड़ जाती, इसलिए मुझे ऐसा बर्ताव करना पड़ा। इतना कहकर संध्या शीतल के साथ रीता को गले लगा लेती है और अब रीता भी संध्या का खूब अच्छे से ख्याल रखती है। कुछ समय बाद संध्या बिल्कुल ठीक हो जाती है, जिसके बाद रीता शीतल के साथ संध्या के घर में खुशी से रहने लगती है और इस तरह गरीब की किस्मत भी चमक जाती है। बहू को ना भय है ससुराल का और ना ही तौर तरीकों का, तो चलने लगी शिवानी अपनी चाल। लेकिन क्या चाल कलेश करके हुई है कामयाब, और क्या शिवानी कर पाई कलेश से घर वालों को अलग? जानेंगे इस कहानी के जरिए सब कुछ।
कि कैसे हर बात पर कलेश करने वाली शिवानी को सबक मिलता है एक हादसे के बाद। प्रतिभा हर रोज की तरह आज भी रोज किचन में खाना बना रही थी। तभी उसकी बहू शिवानी किचन में आती है और वो देखती है इतने सारे बर्तन हैं और वो सब उसे ही धोने हैं। ऐसे में वो अपनी सास को कहती है, माँ जी, आज सीमा को कहो कि वो बर्तन साफ कर ले, बाकी का काम मैं कर लूंगी। तुझे पता नहीं, कल ही वो मायके गई है। क्या देवरानी जी मायके गई हैं और मुझे पता भी नहीं है? ऐसा क्यों? क्या मैं इस घर की सदस्य नहीं हूँ? अगर नहीं हूँ तो मुझे आज के आज अलग होना है। उसके पिता की तबीयत खराब थी, वो तो चली गई। इसमें तमाशा बनाने वाली कौन सी बात है जो तूने पूरे घर को चिल्ला चिल्ला कर सर पर उठा रखा है? मैं तमाशा कर रही हूँ? मैं? माँ जी, आपने तो मुझे कभी समझा ही नहीं है। शिवानी इतनी सी बात पर कलेश करने लगती है कि उसे किसी ने नहीं बताया कि सीमा अपने मायके गई हुई है और वो भी 10 दिनों के लिए। ऐसे में शिवानी मुंह बना लेती है और अपने कमरे में जाकर बैठ जाती है। और जब शाम में शिवानी का पति विशाल घर आता है तो वो अपनी पत्नी को देखकर कहता है, तुम्हारे चेहरे पर 12 क्यों बजे हुए हैं? सब ठीक तो है ना? मुझे ना जाने ऐसा क्यों लगता है कि मैं इस घर में सिर्फ काम करने के लिए रह गई। शिवानी अपने पति को ऑफिस से आने के बाद बता देती है कि उसकी सास ने उसे कैसे नहीं बताया कि सीमा मायके गई है। विशाल भी अपनी माँ के पास जाता है और अपनी माँ से कहता है, माँ, आपको भी पता है वो छोटी छोटी बातें पकड़ कर बैठ जाती है। आप उससे कुछ ना ही कहा करो तो अच्छा है। तो ये मुझे क्यों बताने आया है? जा अपनी बीवी से पूछ, उसने आज पूरे दिन कमरे में बैठकर रोने के अलावा किया ही क्या है? माँ, सच में इस घर में बहुत कलेश होने लगा है। मैं किसी दिन इस घर को छोड़कर ही चला जाऊंगा। अब कर भी क्या सकते हैं। शिवानी का समझ नहीं आता था कि वो छोटी सी बात को कलेश का रूप कैसे दे देती थी। अगली सुबह शिवानी किचन में बर्तन धो रही थी। तभी शिवानी का देवर रोहन खाना खाकर प्लेट रखने आता है और वो भनभनाते हुए कहती है, खुद की बीवी तो मायके में बैठी हुई है इनकी, मैं नौकर हो रही हूँ जो इनके झूठे बर्तन धोऊं, कपड़े धोऊं। कुछ कहा क्या भाभी आपने? जो बोलना है ना सामने बोला करो। मुझे किसी का डर नहीं है। मैं मुंह पर बोल नहीं सकती, कर तो मैं बहुत कुछ सकती हूँ, लेकिन करना नहीं चाहती। तो बोलो क्या चाहते हो? मैं काफी समय से देख रहा हूँ कि आप सीमा को बहुत कुछ उल्टा सीधा बोलते रहते हो। जब सीमा नहीं थी तो सारा काम करके देती थी देवर जी मैं आपको, और अब बीबी क्या आ गई, मैं तो बुरी लगने लगी हूँ। मैंने ऐसा कहा है क्या भाभी? आप तो सुबह सुबह कलेश कर रहे हो। मेरा तो बोलना ही बेकार है। छोटे बड़े हर कोई मुझे सुनाकर चला जाता है। मेरी तो इस घर में अब इज्जत ही नहीं रह गई। अब शिवानी को कौन ही समझा सकता था कि ये भी कोई बात थी कि बर्तन बढ़ते देखकर वो लड़े, लेकिन उसकी रग रग में तो कलेशी खून ही दौड़ता रहता। कुछ समय बाद शिवानी घर का काम कर रही थी और उसकी सास प्रतिमा दरवाजे पर बैठकर अपनी पड़ोसन विमला से बातचीत कर रही थी। तभी शिवानी पोछा लगाते हुए भनभनाती है, इस घर के लोगों ने तो मुझे इस घर में नौकरानी का दर्जा दिया हुआ है। अब तो मेरा हाल भिखारी से भी बदतर हो गया है। मेरे माँ बाप कभी अचानक यहाँ आ गए और वो मुझे पहचान नहीं पाएंगे कि ये उनकी बेटी है या फिर कोई फटीचर। ये बातें विमला और शिवानी की सास प्रतिमा सुन रही थी। तभी विमला प्रतिमा से कहती है, तेरी बहू को क्या हुआ? सुबह सुबह इतना आफत क्यों मचा रही है? उसे कुछ नहीं हुआ, उसके दिमाग का गीजर ऑन ही रहता है 24 घंटे। बता, कैसे बोल रही है? सच में तू ही है जो इसे कुछ नहीं बोलती, वरना कोई और दूसरा होता तो इसे घर से ही निकाल देता। क्या करूं, इसके काम ही ऐसे हैं। इससे बोलना यानी अपना सर फोड़ना दोनों बराबर हैं। इतना बोलकर विमला देखती है कि प्रतिमा की बहू शिवानी फोन आने पर भी गुस्सा हो जाती है और फोन काटने के बाद खुद से कहती है, इन कंपनी वालों को भी चैन नहीं है। जब मन होता है तब कॉल करते हैं। इनकी शिकायत तो मैं सुप्रीम कोर्ट में करूंगी, तब जाकर ये लोग मेरा पीछा छोड़ेंगे। प्रतिमा, तू तो सही कह रही थी, ये कलेशी ही है। देख तो, कंपनी वालों को भी गाली दे रही है। ये तो कुछ भी नहीं विमला। एक दिन तो ये मार्केट गोलगप्पे खाने गई थी, वहाँ उसने इसे मीठा गोलगप्पा खिला दिया और उसे खाने के बाद गोलगप्पे वाले से कहने लगी, तेरी वजह से अगर मुझे डायबिटीज हुई ना तो तुझे जेल करवा दूंगी, समझा ना? भगवान तुझे शक्ति दे इसे झेलने की। मैं चलती हूँ, कल आऊंगी, थोड़ा बहुत काम कर लूँ। देर शाम फिर से खाना बनाने को लेकर शिवानी कलेश मचाती है क्योंकि रोहन ने खीर मांगी थी और विशाल को गाजर का हलवा। लेकिन ये सुनकर शिवानी अपनी सास से कहती है, माँ जी, आपने अपनी उस बहू को तो मायके में बैठा रखा है और देवर जी यहाँ बैठे बैठे फरमाइश करते रहते हैं। ये सही नहीं है। मुझसे कोई एक ही चीज बनेगी, वो भी मैं विशाल जी का फेवरेट गाजर का हलवा बनाऊंगी। बनाना है तो दोनों की पसंद का बना, वरना किसी के लिए कुछ नहीं बनेगा, समझी तू?
माँ जी मैंने कह दिया आपसे, आपको बनानी है तो बना लो, मुझे मत ही बोलो। इस कलेश को देखकर रोहन शिवानी से कहता है। भाभी रहने दो, कोई बात नहीं, खीर मत बनाओ, आपको जो बनाना है ना आप बना लो। आ गया माँ का लाडला संपत्ति देने। खा लो देवर जी, आप भी फुटेज में तो आपको भाव ही नहीं देती मैं, लेकिन फिर भी आपको ऐसा लगता है आपको देखकर मेरा फैसला बदल जाएगा, तो आप गलत हो। भाभी अभी मैंने आपसे कुछ कहा भी नहीं है, मुझसे तो आप इस तरह से बात बिल्कुल भी मत किया करो। तो खुद ही बना लो ना अपनी पसंद की चीजें। रोहन तू जा अपने कमरे में, इस औरत का दिमाग फालतू काम में ज्यादा ही चलता है। माँ जी आप मुझे औरत वौरत ना बोलो, बहू हूँ आपकी, इज्जत दोगी तो मैं भी माँ जी कहूँगी, वरना नाम लेकर बुलाने लगूंगी। जैसे तैसे झगड़े को शांत करवाया जाता है, लेकिन इस बार तो शिवानी के मन में एक अलग ही आइडिया चल रहा था, जिसे यूज करके वो अपनी सास, देवर और देवरानी से अलग हो सकती है। और यही सोचते हुए शिवानी किचन में काम कर रही थी। माँ जी, विशाल जी, जल्दी आओ, जल्दी आओ। शिवानी की आवाज सुनकर विशाल और शिवानी की सास भी कमरे से निकलकर आती है और शिवानी से उसकी सास प्रतिमा पूछती है। बहू तू ठीक तो है ना, तुझे क्या हुआ? माँ जी, विशाल जी, रोहन ने मुझे गलत तरीके से छूना चाहा। बहू ये क्या बोल रही है? रोहन ऐसा कर भी सकता है? शिवानी ये तुम क्या कह रही हो? रोहन तो तुम्हें अपनी माँ की तरह मानता है, वो भला ऐसा क्यों करेगा? किसी की नीयत कब खराब हो जाए कहा नहीं जा सकता, आप खुद ही पूछ लो अपने भाई से। ये सुनने के बाद विशाल भी अपने भाई को गले लगाता है और कहता है, तू गलत नहीं है मेरे भाई, तुझे मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। ये कहकर विशाल शिवानी को एक थप्पड़ मारता है और बोलता है, मेरे भाई की नीयत पर शक नहीं मुझे, लेकिन तुम्हारी नीची सोच है ही ऐसी। तुम चाहती हो कि हम अलग हो जाएं। अब तुम अपने घर जाओ और अपने भाई की भाभी को अलग करवाओ। हमारी फैमिली बहुत तोड़ने की कोशिश कर ली, अब अपने घर जाओ और कलेश करो। मैं झूठ नहीं बोल रही, आप तो मुझे समझ ही सकते हो ना। समझना था जब समझ लिया, अब तुम जा सकती हो। और विशाल भी अपनी पत्नी को घर से निकाल देता है, क्योंकि वो उसके कलेश से तो परेशान था ही, लेकिन अब वो उसकी हरकत देखकर उसे घर में नहीं रख सकता था। वैसे तो अमीर और गरीब की हर चीज में जमीन आसमान का फर्क होता है, फिर चाहे वो खाने पीने को लेकर हो या रहने सहने को लेकर। लेकिन आज हम अपनी इस कहानी में अमीर वर्सेस गरीब के गद्दे की बात करेंगे। अनुराधा और उसका पति दीपक बहुत अमीर थे, लेकिन वहीं दूसरी तरफ उनके घर में काम कर रही गीता और उसका पति हरीश बहुत गरीब थे। एक दिन देर रात जब वो अपने घर जाने के लिए बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि बहुत जोरों की बारिश हो रही है। तभी वो एक दूसरे से कहते हैं, सुनिए जी, अब हम क्या करेंगे? बारिश तो बहुत तेज हो रही है और घर कैसे जाएंगे? वैसे ही बहुत देर हो गई है, क्या करे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो तो मैं भी सोच रहा हूँ, अभी तक तो मौसम बिल्कुल ठीक था, पता नहीं कैसे अचानक से इतनी तेज बारिश हो गई। हमारे पास इंतजार करने के सिवा और कोई चारा नहीं है। हम थोड़ी देर यहीं खड़े होकर इंतजार करते हैं, बारिश रुक गई तो ठीक, वरना भीगते हुए घर जाएंगे और क्या करेंगे। अच्छा जी, आपके पास पैसों का पेड़ लगा हुआ है ना, इसलिए आप फिर से बीमार होने की सोच रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही तो आप बीमारी से उठे हैं। जब मुंह खोलती हो तो उल्टा ही बोलती हो यार। तुम्हें क्या लगता है मैं जानकर बीमार पड़ा था? मुझे मजा आता है अपने पैसे खर्च करने में, तुमसे तो बोलना ही बेकार है। हरीश और गीता आपस में बहस कर रहे थे। तभी उनका मालिक दीपक ऑफिस से घर आता है। मालिक की गाड़ी देखते ही दोनों चुपचाप खड़े हो जाते हैं। तभी दीपक गाड़ी से निकलकर उन लोगों से कहता है, यहाँ क्या हो रहा है? तुम दोनों इतनी रात को यहाँ क्यों खड़े हो? अभी तक अपने घर क्यों नहीं गए? बहुत लेट हो गया है। वो मालकिन ने हमें कुछ काम करने को कहा था, तो वही करते करते देर हो गई और समय का पता ही नहीं चला। और जब हम काम खत्म करके घर जाने के लिए निकले तो ये बारिश शुरू हो गई और देखिए ना, बंद होने का नाम ही नहीं ले रही है। अभी हम थोड़ी देर में निकल जाएंगे। तुम दोनों को ज्यादा पता है क्या कि बारिश रुकने वाली है? ये बिन मौसम बरसात है, इतनी जल्दी नहीं रुकने वाली है। वैसे भी बहुत रात हो गई है, दोनों मेरे साथ घर के अंदर चलो और आज रात यहीं रुक जाओ। अब सीधे कल शाम को ही घर जाना। अब मालिक, हम और आपके घर में रहेंगे? हाँ तो क्या हुआ, पूरे दिन नहीं रहते हो क्या? जब पूरे दिन रह सकते हो तो फिर रात को रुकने में क्या बुराई है? चलो दोनों अंदर। दीपक की बात सुनकर दोनों घर के अंदर चले जाते हैं, जिसके बाद दीपक अपने कमरे में चला जाता है और गीता और हरीश रसोई में चटाई डालकर जमीन पर सो जाते हैं। कुछ देर बाद दीपक पानी लेने के लिए रसोई में आता है और दोनों को जमीन पर सोते देखकर
उन्हें उठाते हुए कहता है। तुम दोनों का दिमाग तो ठीक है, बाहर इतना मौसम खराब है और तुम दोनों हो कि जमीन पर सो रहे हो, तबीयत खराब हो जाएगी दोनों की। इतने टाइम से तुम लोग इस घर में काम कर रहे हो, तुम्हें नहीं पता कि गेस्ट रूम कहाँ है? पता है मालिक। पता है तो जाओ वहाँ और सो जाओ। बिना बात के अपनी रात काली कर रहे हो दोनों। पहले मेरे कमरे में पानी रख दो, उसके बाद जाना। जी आप कमरे में जाइए, मालिक मैं अभी पानी लाकर देती हूँ। दीपक इतना कहकर अपने कमरे में चला जाता है, जिसके बाद गीता उसके लिए पानी लेकर उसके कमरे में जाती है। वहीं दूसरी तरफ हरीश गेस्ट रूम में जाकर सोने के लिए जैसे ही बेड पर लेटता है तुरंत सो जाता है। कुछ देर बाद गीता जब कमरे में आती है तो अपने पति को आराम से अमीरों के मखमल के गद्दे पर सोता देखकर कहती है। आप तो आते ही सो गए, लगता है आपको अमीरों का गद्दा कुछ ज्यादा ही पसंद आ गया है। यार, इतना मखमल का गद्दा पाकर किसको नींद नहीं आएगी। आज मालिक की वजह से हमें अमीरों के गद्दे पर सोना नसीब हो गया, वरना आज तक हमें इस मखमल के गद्दे पर बैठना भी नसीब नहीं हुआ, तो सोना तो बहुत दूर की बात है। वैसे हाँ, बात तो आप सही कह रहे हैं। मालकिन चाहे कितनी भी खड़ूस हो, लेकिन मालिक दिल के बहुत अच्छे हैं। वो अमीर और गरीब में कोई अंतर नहीं समझते, तभी तो उन्होंने हमें अमीरों के गद्दे वाला बिस्तर दिया है सोने के लिए। करना चाहते तो हमें भी जमीन पर सोने दे सकते थे। हाँ वो है, अब मुझे सोने तो दो। हम अपने गरीब वाले गद्दे पर तो रोज सोते हैं, ये अमीरों का मखमल का गद्दा रोज थोड़ी ना मिलेगा। अगले दिन अनुराधा सुबह के समय पूजा करके आरती दिखाते हुए गेस्ट रूम में जाती है और अपने दोनों नौकरों को आराम से अमीरों के बिस्तर पर सोता देखकर गुस्से में कहती है। तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई हम अमीरों के बिस्तर पर सोने की? जहाँ तुम्हारी बैठने की औकात नहीं है, वहाँ तुम दोनों आराम से सो रहे हो। अब माफ करिएगा मालकिन, लेकिन हमें मालिक ने ही कहा था कि हम दोनों यहाँ सो जाए, क्योंकि कल रात को बारिश इतनी थी कि हम घर ही नहीं जा पाए। हाँ तो रसोई में सो जाते ना चटाई लगाकर। हम अमीरों के गद्दे पर सोने की क्या ही जरूरत थी। अब उठो यहाँ से और बिस्तर की चादर से लेकर तकिए तक सब बदलो। जी मालकिन, हम अभी कर देते हैं। गीता की बात सुनकर अनुराधा वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद हरीश गार्डन में जाकर पौधों को पानी देने लगता है। वहीं गीता बिस्तर ठीक करके रसोई में जाकर नाश्ता बनाने लगती है। कुछ देर बाद शाम को दोनों अपने घर लौट आते हैं और खा पी कर जब सोने के लिए अपने गद्दे पर लेटते हैं तो उन्हें नींद नहीं आती। दोनों करवट बदलते रहते हैं। कुछ देर बाद हरीश उठकर बैठ जाता है और अपनी पत्नी से कहता है। एक दिन अमीरों के गद्दे पर क्या सो गए, अब हमें अपने गरीब गद्दों पर नींद ही नहीं आ रही। आखिर ऐसा क्यों? आएगी भी कैसे जी? कहाँ वो अमीरों का मखमल फॉर्म से बना हुआ मुलायम साफ सुथरा गद्दा, और कहाँ ये गरीबों का फटे पुराने कपड़ों से बनाया हुआ पत्थर जैसा गद्दा। दोनों में कितना अंतर है। हाँ ये तो है, लेकिन क्या हम लोग उनके जैसा गद्दा नहीं ला सकते हैं? आप ना ये बेकार के सपने देखना बंद कर दीजिए। मुझे तो कहते हैं कि जब मुंह खोलती है बस उल्टा ही बोलती है, लेकिन आप कौन सी सीधी बातें कर रहे हैं। अपने शरीर को ज्यादा आराम प्रस्त मत बनाइए और सो जाइए। सुबह अगर काम पे देरी से पहुँचे ना तो मालकिन जान ले लेगी। गीता की बात सुनकर हरीश निराश मन से दोबारा लेट जाता है और अपने गरीब गद्दे पर ही सोने की कोशिश करता है। समय बीतता है। तभी एक दिन अनुराधा और दीपक घूमने के लिए जाते हैं, साथ ही अपने नौकर हरीश और गीता को भी लेकर जाते हैं। कुछ देर बाद सभी एक पार्क में पहुंचते हैं, जहां अनुराधा बैठने के लिए एक एयर मैट्रेसेस लेकर आती है। वहीं दूसरी तरफ हरीश और गीता अपने हाथों से बनाया हुआ पतला सा गद्दा लेकर आते हैं, जिन्हें देखकर अनुराधा हंसते हुए कहती है। तुम गरीबों को ये गद्दा लाने की क्या ही जरूरत थी? तुम लोगों को तो वैसे भी जमीन पर बैठने की आदत है। अनुराधा, तुम अपने नौकरों की इंसल्ट करने के लिए अपने साथ लाई हो क्या? और तुम्हें क्या मतलब है कि वो जमीन पर बैठे हैं या अपने हाथों से बनाए हुए गद्दे पर? तुम्हारे गद्दे पर तो नहीं बैठे हैं ना? बैठ भी नहीं सकते हैं, क्योंकि इनकी इतनी औकात ही नहीं है कि ये हमारे गद्दों पर बैठ सके। इनके लिए इनके गरीब गद्दे ही ठीक है। अच्छा, अब अगर तुम्हारा ये अमीर वर्सेस गरीब के गद्दों का टॉपिक खत्म हो गया हो तो कुछ खा पी लो, भूख लगी है मुझे। हाँ बिल्कुल, लेकिन पहले आप इस हवा वाले गद्दे में मशीन से हवा भरिए ताकि मैं थोड़ा आराम कर सकूं। और गीता, तुम तब तक गाड़ी से खाने का सामान निकाल लाओ। जी मालकिन, अभी लेकर आती हूँ। गीता इतना कहकर हरीश के साथ गाड़ी से खाने का सामान निकालने के लिए चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ दीपक
एयर पंप के जरिए गद्दे में हवा भरने की कोशिश करता है, लेकिन उसमें छेद होने के कारण उसमें हवा नहीं भर पाती। तब तक गीता और हरीश भी खाना लेकर आ जाते हैं और तभी दीपक कहता है, देखो मुझे लगता है तुम्हारे इस एयर मैट्रेस में कहीं छेद है जिसकी वजह से हवा पास हो रही है, इसलिए तुम्हारा गद्दा तैयार नहीं हो पा रहा है। अब तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो तुम मेरे साथ गरीब के गद्दे पर बैठो या फिर जमीन पर, मर्जी तुम्हारी है, क्योंकि गरीबों से परेशानी तुम्हें है, मुझे नहीं। दीपक इतना कहकर आराम से अपने नौकरों के गद्दे पर बैठकर खाना खाना शुरू करता है और अनुराधा के बहुत कोशिश करने के बाद भी जब एयर मैट्रेसेस में हवा नहीं भरती तो आखिर में उसे भी गरीब के गद्दे पर ही बैठकर खाना पड़ता है और अमीर का गद्दा धरा का धरा रह जाता है।